बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीएटी का लेक्चर फर्स्ट लेते हैं, ठीक है, और इसकी फार्माकोलॉजी पार्ट पढ़ेंगे आज। ओके जी। सो जीएटी में आप लोगों ने याद रखना है कि फार्माकोलॉजी पार्ट में 4 हेडिंग्स हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले जीआईटी से रिलेटेड जो भी मसले आते हैं उसमें गैस्ट्राइटिस के होते हैं या हार्ट बर्न के मसले आते हैं, जिसको हम कहते हैं मैदे के मसाइल। तो मैदे में क्या होता है, HCl होता है। HCl अगर स्टमक के अंदर बढ़ जाते हैं तो वो गैस्ट्राइटिस करा सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर्स करा सकते हैं। तो हमने ऐसे ड्रग पढ़ने हैं जिससे हम गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को क्या करें, कम करें। तो हम ये ड्रग्स पढ़ेंगे। फिर सेकंड क्लास जो हम ड्रग पढ़ेंगे, कुछ लोग आते हैं कि हमें उल्टियाँ लगती है, तो वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन से ड्रग यूज होते हैं। तो आए दिन मतलब डेली लाइफ में इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं कि हमें उल्टियाँ है, तो एंटी इमेटिक्स आर दोज एजेंट विच डिक्रीज द वोमिटिंग। फिर कुछ ड्रग्स हम पढ़ेंगे जो डायरिया को कंट्रोल करते हैं। डायरिया इज वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, ठीक है, स्पेशली इन दी समर कंडीशंस लोगों को डायरिया होता है। डायरिया अगर सीवियर हो तो उससे जो फ्लूइड है वो बॉडी से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो डायरिया कैन काज डिहाइड्रेशन और इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है। डायरिया से इंसान मर सकता है कि नहीं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड बिकॉज ऑफ एक्सेस फ्लूइड लॉस, ठीक है। तो डायरिया की मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे। कभी कभार कुछ लोग आते हैं कि वो कहते हैं कि उसको कॉन्स्टिपेशन है। क्या है कॉन्स्टिपेशन? तो हम कॉन्स्टिपेशन की ड्रग्स पढ़ेंगे। तो ये 4 कैटेगरीज है। सबसे पहले गैस्ट्राइटिस को कैसे डील करेंगे, ऐसे ड्रग्स पढ़ेंगे जिससे हम स्टमक के अंदर तेजाबियत HCl प्रोडक्शन को क्या करें, कम करें। दूसरा कैटेगरी वो पढ़ेंगे जिसपे हम वोमिटिंग कंट्रोल करें। तीसरा कैटेगरी वो पढ़ेंगे जिसपे हम डायरिया को मैनेज करें, और आखिरी कॉन्स्टिपेशन को मैनेज करें, ठीक है। तो सबसे पहले लेके एसिड सप्रेशन थेरापी, मतलब वो ड्रग जो एसिड्स को कम करते हैं, सप्रेस करते हैं, देयर कॉल्ड एसिड सप्रेशन थेरापी। यहाँ पे एसिड से मुराद क्या है, गैस्ट्रिक एसिड है, विच इज नोन एज HCl, जिसको हम क्या कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करनी है, और उस डायग्राम से आप लोगों को मैं एक चीज़ समझाऊंगा, फिर आगे जाना आसान होगा। डायग्रामेटिकली आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कि द गैस्ट्रिक एसिड, ये लेके ये पॉइंट, द गैस्ट्रिक एसिड्स इज produced by parietal cells of the stomach. This is the first point everybody should know कि जो गैस्ट्रिक एसिड है HCl है, ये स्टमक के अंदर कौन से सेल से प्रोड्यूस होती है, पैराइटल सेल से। तो ये भी एग्जाम में आता है कि स्टमक के अंदर वो सेल बताए जिससे HCl की प्रोडक्शन होती है। आंसर इज पैराइटल सेल्स, ठीक है जी। इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि अगर हम डायग्राम ड्रा करें पैराइटल सेल की, तो हेडिंग दे दे डायग्राम ऑफ HCl प्रोडक्शन। इस डायग्राम से बहुत सारी चीज़ आप लोगों को आसान हो जाएगी। देखिए डायग्राम हमें ये बताता है, फॉर दिस इज मैग्नीफाइड व्यू ऑफ पैराइटल सेल्स। ये कौन सा सेल है, पैराइटल सेल्स। क्योंकि हम स्टमक के अंदर जब भी HCl की जिक्र करेंगे तो हम किस सेल को ड्रा करेंगे, पैराइटल सेल्स को। इस पैराइटल सेल्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं। दीज आर द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन पैराइटल सेल्स, ठीक है। ये आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि दिस इज पैराइटल सेल्स, ठीक है जी। इसमें याद रखें द फर्स्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स ऑन पैराइटल सेल इज कॉल्ड G रिसेप्टर्स। इसको क्या कहते हैं, G रिसेप्टर। G स्टैंड फॉर गैस्ट्रीन, G स्टैंड फॉर गैस्ट्रीन। इस सेल के ऊपर एक और किस्म की रिसेप्टर होती है, दैट इज कॉल्ड M3। कल मैंने आप लोगों को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में मस्कुरेनिक रिसेप्टर का बताया था। तो मस्कुरेनिक रिसेप्टर M1 से लेके M5 तक होते हैं। उनमें से जो M3 है, एक M3 रिसेप्टर स्टमक के अंदर किस सेल पे होता है, पैराइटल सेल्स पे। और इसमें एक और रिसेप्टर होता है जिसको हम हिस्टामिन 2 रिसेप्टर कहते हैं, या उसको हम H2 रिसेप्टर कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं? तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पैराइटल सेल कंसिस्ट ऑफ G रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर एंड H2 रिसेप्टर्स, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब अगर फॉर एग्जांपल बाहर से कोई भी चीज़ आ जाए जिससे हम इन तीनों को एक्टिवेट करें, अब पॉइंट ये है कि इस G रिसेप्टर पे काम करने वाला जो सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रीन, उसका नाम क्या है, गैस्ट्रीन। M3 पे काम करने वाला दैट इज एसिटाइल कोलिन, और H2 पे काम करने वाला दैट इज हिस्टामिन, वो क्या है,
हिस्टामीन। तो सबसे पहले तो याद रखें कि जी रिसेप्टर पे गेस्ट्रीन काम करेगा, M3 रिसेप्टर पे एसिटाइल कोलिन काम करेगा और H2 रिसेप्टर पे हिस्टामीन काम करेगा। ठीक है, अब इन तीन में से अगर हम किसी को भी एक्टिवेट करें तो इस सेल के अंदर चेंज आएगा कि नहीं। और इस सेल के अंदर पहले से हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोजन आयन्स होते हैं। कौन से आयन? हाइड्रोजन आयन। सो पेराइटल सेल इज लोडेड इनसाइड फ्रॉम विच आयन? हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब देखिए इस सेल का ये वाला जो मेम्ब्रेन है, इस साइड वाला, अब सुन ले, ये वाला जो मेम्ब्रेन है इसमें जनाब फॉर एग्जांपल इस तरह एक पंप होता है। पंप का मतलब एक एरिया होता है जिस पे कुछ चीज़ अंदर जाएगी और कुछ चीज़ बाहर आएगी। क्लियर है? जब इनमें से कोई भी रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो फिर इंटरनल सेल के अंदर जो चेंज आता है उस चेंज की वजह से हाइड्रोजन आयन सेल से बाहर चला जाता है। किधर जाता है? बाहर। और इसके बदले बाहर से जनाब कौन सी चीज़ अंदर जाएगी? पोटाशियम अंदर जाएगी। बात समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पे इसको हम कहते हैं, ये जो पंप है इसका काम सेल से हाइड्रोजन बाहर निकालना और बाहर से किस चीज़ को अंदर करना? पोटाशियम। इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम एंटीपोर्ट। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पोटाशियम एंटीपोर्ट। एंटी का मतलब अगेंस्ट। अब इस पंप के जरिए इन दोनों की जो फ्लो है वो सेम डायरेक्शन है कि अपोजिट है? अपोजिट है। हाइड्रोजन बाहर आ रही है तो पोटाशियम अंदर जा रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन वाली ट्रांसपोर्ट को हम एंटीपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपोर्ट। अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। अब सुन ले, ये जो हाइड्रोजन बाहर आई है ये स्टमक के अंदर बाहर से जाकर फिर आगे किसके साथ मिलेगी? शाबाश, Cl के साथ। और जब ये Cl के साथ मिल जाएगा तो क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। देखिए हम जब खुराक लेते हैं तो हमारे खाने के अंदर खुराक में NaCl होता है कि नहीं? NaCl इज अ व्हाट? दैट इज साल्ट। NaCl क्या है? ये साल्ट है। तो जब हम खुराक लेते हैं तो उसमें NaCl है। जब हम डाइजेशन करते हैं तो जो Cl है वो Na से बॉन्ड के जरिए क्या हो जाता है? जुदा। जो Cl है वो खुराक के अंदर आने वाले किसके साथ मिलेगा? H। और दिस H प्लस Cl कैन लीड टू HCl। और इस HCl को ही हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे मैदे में तेजाब तब बनेंगे, HCl तब बनेगा जब इस पेराइटल सेल के अंदर से कौन सी चीज़ बाहर आए? हाइड्रोजन आए। और इस हाइड्रोजन आयन को हम मेडिसिन में प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। बस समझ गए कि नहीं? हाइड्रोजन आयन विच इज अ प्लस, H प्लस होता है, इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोटॉन भी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग को आना चाहिए। सुन ले फिर से, ये कौन सा सेल है स्टमक के अंदर? पेराइटल सेल। पेराइटल सेल में कितने रिसेप्टर्स होते हैं? 3। इनमें से अगर कोई भी रिसेप्टर को हम एक्टिवेट करें तो उसका चेंज ये होगा कि सेल से कौन सी चीज़ बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन आयन। तो बाहर से सेल को क्या चीज़ जाएगी? पोटाशियम आयन। और जो हाइड्रोजन बाहर जा चुका है वो बाहर Cl के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। क्लियर है? अब जिस बंदे को गैस्ट्राइटिस है, जिसको अल्सर है, तो उसमें हमने HCl की प्रोडक्शन को क्या करना है? कम करना है। क्योंकि गैस्ट्राइटिस की वजह क्या है? इंक्रीज HCl है। HCl को कम करने की थेरापी को हम क्या कहते हैं? एसिड सप्रेशन थेरापी। अब सुन ले, मैं एक ड्रग देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक ड्रग देता हूँ, ड्रग A, मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सा ड्रग है, लेकिन ड्रग A में देता हूँ और ये पेराइटल सेल में जाकर इस एरिया को ब्लॉक करता है। किस एरिया को? दिस एरिया। इस एरिया पे अगर हम ब्लॉक करें तो कैन दिस हाइड्रोजन विल कम आउट ऑफ द सेल? नो। जब ये बाहर नहीं आएगी तो क्या नहीं बनेगी? HCl। तो मैदे के अंदर गैस्ट्रिक एसिड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इस H का दूसरा नाम क्या है? प्रोटॉन है। अब इस ड्रग ने किसको ब्लॉक किया? प्रोटॉन। तो यहाँ पे इस ड्रग का काम है प्रोटॉन को ब्लॉक करना और प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करना। किसको? प्रोटॉन पंप। इसको एक्टिवेट किया कि इनहिबिट किया है? इनहिबिट किया है। तो इस ए ड्रग का नाम है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, PPI जिसको लोग कहते हैं। सो PPI आर दोज मेडिसिन विच ब्लॉक विच पंप? प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप से मुराद किस चीज़ की? मतलब हाइड्रोजन आयन। क्लियर है? तो अगर हम हाइड्रोजन आयन को बाहर जाने ना दे तो HCl नहीं बनेगी। और ऐसे ग्रुप ऑफ ड्रग को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं? एक और बात इधर देखें, अगर मैं एक ऐसा ड्रग दे दूं, देखें B, इधर प्लीज सुन ले, B, इस B ड्रग का काम ये है कि ये जाकर इस प्रोटॉन को कुछ नहीं कहता, हाइड्रोजन को कुछ नहीं कहता, लेकिन ये जाकर इस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। किसको? H2 को। और अगर हम H2 को ब्लॉक करें तो फिर H बाहर जा सकेगा? नहीं, क्योंकि इसको जाने के लिए इन तीनों का एक्टिवेट होना ज़रूरी है। अगर इसमें हम H को ब्लॉक करें तो फिर भी ये हाइड्रोजन आयन बाहर हो
नहीं जाएगा। तो HCl बनेगा नहीं बनेगा, तो HCl का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसा ड्रग जो HCl प्रोडक्शन को कम करे बट दे ब्लॉक विच रिसेप्टर, H2, तो इसको हम H2 ब्लॉकर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, H2 ब्लॉकर्स कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं। तो अभी तक दो ड्रग्स हमने पढ़ लिए। वो ड्रग जो इस प्रोटॉन की बाहर जाने को ब्लॉक करे, और प्रोटॉन का दूसरा नाम H+ है, तो H+ मीन प्रोटॉन। तो ऐसा ड्रग जो इस प्रोटॉन की बाहर जाने को ब्लॉक करे उसका नाम क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। और ऐसा ड्रग जो HCl प्रोडक्शन को कम करे बट दे ब्लॉक विच रिसेप्टर, H2, तो इसको हम H2 ब्लॉकर्स कहते हैं। क्लियर है कि नहीं। आजकल पाकिस्तान में मार्केट के अंदर गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम करने के लिए जो ड्रग यूज होते हैं, एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है और एक H2 ब्लॉकर होता है। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हेडिंग दे दे शाबाश, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को लोग सिंपली PPI कहते हैं। क्या कहते हैं, PPI। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अंदर कौन कौन से ड्रग है, पहले हम वो पढ़ेंगे कि व्हाट आर दोज ड्रग प्रेजेंट इन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इसमें जो पहला ड्रग आता है दैट इज कॉल्ड ओमेप्राजोल। ये नाम सुना है कि नहीं। ओमेप्राजोल हम लेते हैं, ओमेगा के नाम से आता है, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ नाम के नाम से आता है, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स है ओमेप्राजोल के। लेकिन ओमेप्राजोल खाने से इंसान की मैदे में जो तेजाबियत है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका वजह यह है कि दिस ड्रग ब्लॉक विच पंप, प्रोटॉन पंप, और ये H को बाहर जाने नहीं देगा, तो HCl की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ओमेप्राजोल के साथ साथ इसमें एक और ड्रग आता है दैट इज कॉल्ड लैंसोप्राजोल। इसको क्या कहते हैं, लैंसोप्राजोल, ठीक है, लैंसोप्राजोल। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखे एसोमेप्राजोल, इसमें आता है कि नहीं, या इसमें लेके पेंटोप्राजोल, क्या आता है, पेंटाप्राजोल। तो पेंटाप्राजोल इज अ ड्रग। फिर नेक्स्ट देखे एसोमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल एंड रेबिप्राजोल। ये 5 ड्रग आप लोगों को आना चाहिए। जितने भी प्रोजोल फैमिली है दे आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। क्लियर है। अब इनमें से आप कोई भी ड्रग दे दे किसी भी पेशेंट को, इन सब का काम एक ही पंप को ब्लॉक करना है, एंड दैट पंप इज कॉल्ड प्रोटॉन पंप। इसका काम क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। अब देखें इसमें पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा यूज़ होता है वो ओमेप्राजोल है और एसोमेप्राजोल है, ठीक है। ये एसओ के नाम से भी टैबलेट में आता है। 20 mg और 40 mg इन दोनों की फार्मूलेशन में डोज में आता है, ठीक है। सो PPI इन सब का काम यही है। अगर आप लोगों ने इसका नाम याद रखना है, देखिए इसको जब हम MBBS में थे तो हमें एक टीचर ने इसका फार्मूला बताया था कि जब भी आप किसी शॉप पे जाए और आपने दूध खरीदना हो तो आप ओल पर दूध खरीदते हैं कि नहीं। तो ओल पर के अंदर ये 5 ड्रग है। ओल पर में O का मतलब क्या है, ओमेप्राजोल, L का मतलब लैंसोप्राजोल, P पेंटाप्राजोल, एसोमेप्राजोल एंड रेबिप्राजोल। क्लियर है कि नहीं। सो ओल पर इज द निमोनिक, हाउ टू रिमेंबर दिस ड्रग वेरी इजीली। लेकिन अगर किसी ने एक चट्टी ड्रग भी लिख रहे जो आजकल बहुत यूज होता है, ये न्यू साल्ट है, दैट इज कॉल्ड डेक्सलेंसाप्राजोल, ठीक है। ये भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, डेक्सलेंसाप्राजोल। ये डोलजीना के नाम से आता है, ठीक है, DOLGINA, डोलजीना के नाम से डेक्सलेंसाप्राजोल आता है। और ये आजकल बहुत पॉपुलर ड्रग है और बहुत कॉमनली यूज ड्रग है। क्लियर है। अब लेके इन ड्रग्स की लेके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब कि ये ड्रग काम कैसे करेंगे। अगर हम किसी को ये ड्रग देंगे, हाउ दे विल वर्क। तो नंबर 1, दीज एजेंट्स इनहिबिट, हाँ जी, हाइड्रोजन पोटाशियम एंटीपोर्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस पॉइंट इज इरिवर्सिबली। क्या, इरिवर्सिबली। क्लियर है। एंड डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रग है ये किस पंप को ब्लॉक करते हैं, प्रोटॉन पंप, जिसका दूसरा नाम है हाइड्रोजन पोटाशियम एंटीपोर्ट। इधर देखें, अगर हम कोई ड्रग दें और वो यहाँ पे ब्लॉक करें तो फिर ना हाइड्रोजन बाहर जाएगा और ना पोटाशियम अंदर जाएगा। तो हाइड्रोजन पोटाशियम एंटीपोर्ट ब्लॉक हो गया। तो अगर ये ब्लॉक हो गया तो हाइड्रोजन बाहर नहीं आएगा, तो HCl बन सकेंगे, नहीं बनेंगे। सो दैट विल डिक्रीज द एसिड प्रोडक्शन। इससे एसिड प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस समझ गए कि नहीं। लेकिन MCQ जो आता है वो लोग गलत क्या करते हैं एग्जाम्स में, उन लोगों ने ओमेप्राजोल दिया होता है और नीचे लिखा होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो उसमें लिखा होता है हाइड्रोजन पोटाशियम
सेम पोर्ट, तो ये सेम पोर्ट है कि एंटी पोर्ट है? ये एंटी पोर्ट है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। एक तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है कि वो सेम पोर्ट का जिक्र कर रहे हैं या एंटी पोर्ट का कर रहे हैं। तो हमारे ऑप्शन में जो ठीक होगा वो क्या है? एंटी पोर्ट है। दूसरा जो वो गलत कराते हैं स्टूडेंट से वो ये है, वो कहते हैं कि हाइड्रोजन पोटाशियम एंटी पोर्ट को ये ड्रग इनहिबिट करेंगे रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली। आंसर इज इरिवर्सिबली। रिवर्सिबली नहीं, अगर ये ड्रग कोई बंदा लेगा तो ये इस पंप को परमानेंट ब्लॉक करेगा, ये रिवर्सिबल नहीं होगा। तो फिर जहन ये कहता है कि अगर बंदा ये ड्रग ले ले आज, तो इसने तो इस पंप को फॉरएवर ब्लॉक किया ना। तो अमेप्राजोल बंदा डेली लेता है कि बस एक गोली लेता है? डेली लेता है। जो मैदे का मरीज होता है वो हर सुबह नाश्ते से पहले एम्प्टी स्टमक पे एक गोली लेता है कि नहीं? तो हम कहते हैं कि अगर इनमें से हम कोई ड्रग दे दें और वो इस पंप को कौन सा ब्लॉक करें? इरिवर्सिबली, तो इसको तो दूसरी गोली लेनी नहीं चाहिए। तो फिर क्या वो क्यों डेली लेता है? वजह यह है कि ये जो सेल है पैराइटल सेल स्टमक के अंदर, ये हर से 2-3 दिन के बाद शेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शेड। ये एपिथेलियल सेल है, और जब ओल्ड सेल शेड हो जाएगा तो न्यू सेल बन जाएगा। और जब ओल्ड सेल पे हमने पहले से इस पंप को ब्लॉक किया हो तो वो तो शेड हो जाएगा, तो फिर न्यू सेल जब बनेगा तो उसमें दोबारा ये पंप होगा कि नहीं? और इस पंप को दोबारा ब्लॉक करने के लिए हमने दूसरे दिन फिर से क्या लेना होगा? ओमेप्राजोल लेना होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर ये ड्रग इस पंप को इरिवर्सिबल ब्लॉक करते हैं, लेकिन दी सेल शेड आफ्टर 2 to 3 days, और जब ये अपने आप को रिन्यू करते हैं उस न्यू सेल के अंदर इसको फिर ब्लॉक करने के लिए हमने नेक्स्ट डे फिर ये ड्रग लेने होंगे। क्लियर है? तो आंसर 2 MCQs है। नंबर 1, जितने भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं इनमें से कोई भी ड्रग आ जाए वे हाइड्रोजन पोटाशियम एंटी पोर्ट को ब्लॉक करते हैं, लेकिन रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली? आंसर इज इरिवर्सिबली। ठीक है। और नीचे लिखे नोट में दीज एजेंट्स, यानी कि बेस्ट टू टेक बिफोर ब्रेकफास्ट। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये हम ब्रेकफास्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। मतलब सुबह सवेरे बंदा उठता है, नमाज के बाद फॉर एग्जांपल नाश्ते से कोई आधा या 1.5 घंटा पहले इसको लेना चाहिए। एटलीस्ट आधे घंटे से पहले हम ये ले लेते हैं डाइट के अंदर। इसका मतलब यह है कि दीज एजेंट बेस्ट वर्क एट एम्प्टी स्टमक, मतलब खाली मैदे पे। हम कहते हैं कि जब भी हम स्टमक की कोई गोली देते हैं तो बंदे को बताते हैं कि आप उसको एम्प्टी स्टमक लिया करें, उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। ठीक है जी। अब लिखे इसकी यूज लेके कि व्हाट आर द यूजेस। इन ड्रग्स को अगर हम मतलब कहाँ पे यूज़ कर सकेंगे? नंबर 1, दीज ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गैस्ट्राइटिस। किसके अंदर यूज़ करते हैं? गैस्ट्राइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्राइटिस। और जिस बंदे को स्टमक का मसला हो उसका मतलब यह है कि उसमें HCl की प्रोडक्शन क्या है? वो ज़्यादा है। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस में यूज़ करते हैं। नंबर 2, एक डिजीज़ का नाम सुना होगा GERD, ये नाम सुना है कि नहीं? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ठीक है। कभी कभार क्या होता है, आप लोग मुझे ये बताएं कि जब हम फूड लेते हैं तो माउथ के बाद फूड कहाँ पे जाती है? एसोफेगस में। कहाँ पे? एसोफेगस। और फिर कहाँ पे जाती है? स्टमक में। अब देखें, इसका मतलब ये है कि अगर हम एसोफेगस से फूड को स्टमक में ले जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्टमक, तो मुझे ये बताइए ये वाला एरिया, ये लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस है। फूड जब यहाँ से आता है नीचे स्टमक में, तो फिर एसोफेगस का ये एरिया खुल जाता है। वंस दे ओपन द फूड विल कम फ्रॉम एसोफेगस टुवर्ड द स्टमक। लेकिन वंस द फूड रीचेस टू द स्टमक, तो इस एरिया को क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। कुछ लोगों में ये स्फिंक्टर जो है या ओपनिंग जो है वो क्लोज नहीं होता, तो फिर उन लोगों में जो गैस्ट्रिक कंटेंट है या स्टमक के अंदर जो फूड पार्टिकल है वो दोबारा किस में जाना शुरू करते हैं? एसोफेगस। तो देखिए कंटेंट कहाँ से जा रहे हैं? स्टमक। द वर्ड जी मीन गैस्ट्रो, इसका मतलब कि कहाँ से जा रहे हैं? स्टमक। किसकी तरफ जा रहे हैं? एसोफेगस। तो गैस्ट्रो एसोफेजियल फूड का वापस जाना रिफ्लक्स होता है। क्या होता है? रिफ्लक्स। और ये नॉर्मल है कि डिजीज है? ये डिजीज है, इसलिए इसको हम GERD कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस की जो ओपनिंग है वो क्लोज ना करे और कुछ पार्टिकल या कुछ सब्सटेंसेस फ्रॉम द स्टमक गोइंग बैक टुवर्ड द एसोफेगस। तो इस स्टमक के अंदर HCl है कि नहीं? HCl है। और ये HCl जब किधर जाएगा? वापस एसोफेगस पे जाएगा, तो इंसान को हार्ट बर्न होता है। क्या होता है? हार्ट बर्न होता है। तो GERD के अंदर हार्ट बर्न की रीजन ये है कि स्टमक से जो कंटेंट है वो वापस किस पे जा रहे हैं? एसोफेगस। और इसके अंदर HCl है। तो हम इस पेशेंट को
ऐसे ड्रग देंगे जिससे हम हार्ट बर्न को कम करें, और हार्ट बर्न कम करने का मतलब किसको कम करना है, HCl। तो HCl कम करने के लिए ड्रग क्या होते हैं, PPI होते हैं। नेक्स्ट देखें, दैट इज आल्सो MCQs है, ड्रग ऑफ चॉइस एंड ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ये हम किस में दे सकते हैं, ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये हमने डिस्कस किया था पैथो में, लेकिन यहाँ पे मैं इसके बारे में दो बातें बताने लगा हूँ। देखिए GAT के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है गैस्ट्रीन। क्या नाम है, गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल एरिया, इट इज कम फ्रॉम पेंक्रियास। ये कहाँ से आता है, पेंक्रियास। गैस्ट्रीन इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक, मतलब गैस्ट्रीन एक ऐसा केमिकल है कि पेंक्रियास से भी आता है, ये स्टमक से भी आता है। इवन के सम गैस्ट्रीन इज आल्सो रिलीज बाय ड्यूडेनम, ये कहाँ से आता है, ड्यूडेनम। अब ये जो गैस्ट्रीन है ये जब प्रोड्यूस होता है तो ये पैराइटल सेल के ऊपर जाकर किस रिसेप्टर पे काम करेगा, G रिसेप्टर, और जब ये G रिसेप्टर पे ज़्यादा काम करेगा तो उससे H जो है वो ज़्यादा बनेगा कि नहीं, और जितना H ज़्यादा बनेगा तो HCl प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। अब कभी कभार कुछ लोग आते हैं जिसको ट्यूमर होता है। व्हाट इज ट्यूमर, ट्यूमर मीन कैंसर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पेशेंट में इस पेंक्रियास के अंदर कैंसर हो जाए जिसमें किस चीज़ का लेवल बढ़ जाए, गैस्ट्रीन, नहीं समझे, हाँ जी, ऐसा कैंसर जो कहाँ से निकले, पेंक्रियास से, और उसमें किस चीज़ का लेवल बढ़ जाए, गैस्ट्रीन, तो वो अनकंट्रोल्ड ओवर प्रोलिफरेटेड गैस्ट्रीन ज़्यादा से ज़्यादा किस पे काम करेगा, G रिसेप्टर, और जब G रिसेप्टर ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो ज़्यादा क्या निकलेगा, H, तो क्या बनेगा, HCl। तो ऐसा कैंसर बताए जो कहाँ से निकले, पेंक्रियास से, और उसमें किस चीज़ का लेवल बढ़ जाए, गैस्ट्रीन, और वो G रिसेप्टर पे काम करके किस चीज़ के लेवल को बढ़ाए, HCl। तो ऐसे कैंसर को ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं। तो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर जो कैंसर होता है उसकी ओरिजिन पेंक्रियास है, और उसमें किस चीज़ का लेवल बढ़ेगा, गैस्ट्रीन, और गैस्ट्रीन बढ़ने से HCl प्रोडक्शन क्या होता है, ज़्यादा। तो हम ऐसा ड्रग देंगे इन पेशेंट में जिसमें हम HCl प्रोडक्शन क्या करें, कम करें, तो फिर हमारे पास ऑप्शन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड PPI। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये हम किस में भी दे सकते हैं, शाबाश, दैट इज ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में दे सकते हैं। गैस्ट्रीन जो है, गैस्ट्रीन, इसके दो बातें याद रखें, ये जो गैस्ट्रीन है ये जब भी बढ़ जाता है तो उसकी दो बातें याद रखें, एक तो HCl प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, और दूसरा इसका काम ये है कि ये GAT मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, और अगर GAT मोटिलिटी बढ़ जाए then the food will not remain in the abdomen for longer time, patient develop डायरिया। क्या हो जाता है, डायरिया। तो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में एक डायरिया होगा और एक इंक्रीज HCl प्रोडक्शन होंगे। HCl को कम करने के लिए हम कौन से ड्रग दे सकेंगे, PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। आप लोगों ने शायद ये भी नाम सुना होगा, स्टमक के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम H. pylori है, ये नाम सुना है क्या, नहीं। H. pylori is a bacteria which is present in the stomach. It can also cause ulcer. ये क्या कराता है, अल्सर। तो इसलिए अगर किसी को इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन किसने काज की है, शाबाश, H. pylori, दिस इज अ बैक्टीरिया, H. pylori इज अ बैक्टीरिया। ये वाहिद बैक्टीरिया है जो सिर्फ कहाँ पे रहती है, स्टमक में। जिस बंदे को स्टमक के अंदर जख्म हो, अल्सर हो या गैस्ट्राइटिस हो, और आप इसको कोई टेस्ट लिखना चाहे कि शायद आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि नहीं, तो आप किस बैक्टीरिया को चेक करेंगे, H. pylori को चेक करेंगे। तो अगर H. pylori पॉजिटिव बंदा आ जाए तो उसके अंदर हम 3 ड्रग यूज करेंगे, कितने, 3, उनमें से एक ड्रग क्या होगा, PPI। क्लियर है। सो PPI इज आल्सो यूज एज अ पार्ट ऑफ H. pylori ट्रीटमेंट। क्लियर है। तो ये जनाब इसके यूजेस थे। इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम उस कंडीशन में देंगे, हर उस कंडीशन में जिसमें स्टमक के अंदर HCl की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है जी। सो दिस व्हाट ऑल अबाउट दी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अब लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी क्या है। अगर कोई बंदा PPI ज़्यादा देर तक यूज़ करे और लॉन्ग रन में यूज़ करे तो आने वाले दिनों में बहुत टाइम के बाद, सालों के बाद, 2 साल 3 साल अगर एक बंदा ओमेप्राजोल लेता रहे, डेली लेता रहे, तो इस बंदे को क्या हो सकता है, इट कैन मेक द बोन वीक। ये क्या कराता है, ये बोन्स को वीक करता है, क्योंकि ये मैग्नीशियम को कम करता है, और मैग्नीशियम जो है ये बोन को स्ट्रांग बनाने में हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये है कि इट इंक्रीज, अगर बोन वीक हो जाए तो उसमें टूटने की चांसेस क्या होगी, ज़्यादा। तो H. pylori की, सॉरी, ये जो PPI है उसकी ज़्यादा यूज़ की वजह से
देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स। मतलब ये है कि जो लोग 2 साल 3 साल से ये ड्रग यूज करेंगे कंटिन्यूसली, तो इन लोगों की जो हड्डी है वो थिन हो जाती है और माइल्ड स्लिप होने की वजह से उसको क्या होते हैं, फ्रैक्चर्स होते हैं। तो पीपीआई का एक साइड इफेक्ट बोन्स पे जाता है। किस पे जाता है, बोन्स, और बोन्स के अंदर छोटे छोटे ये होल क्रिएट कर सकता है जिसको ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट देखिए डिक्रीज मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन। ये किस चीज की अब्जॉर्प्शन कम करता है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम इज द आयन विच हेल्प द बोन टू मेक स्ट्रांग। ये बोन को स्ट्रांग बनाता है। तो इसका मतलब वो फूड जिसमें मैग्नीशियम होता है, ये जो पीपीआई है ये मैग्नीशियम को इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने नहीं देगा। और अगर ब्लड को मैग्नीशियम नहीं मिलेगा लॉन्ग रन में तो उससे बोन मास डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों में फ्रैक्चर के चांसेस भी ज़्यादा हो जाती है। और आखिर में लेके इट इंक्रीज रिस्क ऑफ ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम सुन ले, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिले इन्फेक्शन, ये नाम सुना है कि नहीं, डिफिसिले इन्फेक्शन, ठीक है। ये जो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिले है इट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये जो क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिले है ये एक बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन कराती है इंटेस्टाइन में। कहाँ पे, इंटेस्टाइन। और जब क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिले इन्फेक्शन हो जाए इंटेस्टाइन में, द पेशेंट विल रिजल्ट डायरिया। पेशेंट को क्या हो जाता है, डायरिया हो जाता है। तो अगर एक बंदा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले रहे और कल आता है कहते हैं कि उसका जनाब डायरिया हुआ है, तो इसका मतलब कि इस ड्रग्स के साथ डायरिया का एक वजह यह है कि इस ड्रग की वजह से किस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन चांसेस होती है, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिले। और डिफिसिले का पहला वर्ड क्या है, डी। इट्स मीन कि दिस बैक्टीरिया कैन कॉज डी फॉर डायरिया। ये क्या करा सकता है, डायरिया करा सकता है। क्लियर है कि नहीं। तो एमसीक्यूज ये है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डायरिया इन पीपीआई यूज, आंसर इज क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिले इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये जनाब आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो दिस व्हाट आर अबाउट दी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं ओमेप्राजोल लेता हूँ ये मुझ पे काम नहीं करता, या कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं जब भी मैं ये ड्रग लेता हूँ तो मेरे बॉडी से रेशेस नजर आती है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग पीपीआई को एलर्जिक होते हैं। क्या होते हैं, एलर्जिक। तो वो बंदा पीपीआई यूज नहीं करेगा, या जिस बंदे ने ज्यादा यूज की होती है तो बाद में ये ड्रग उस पर काम नहीं करते। अब हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे जिससे हम पीपीआई यूज ना करें, दूसरे ड्रग यूज करें, लेकिन उससे भी हम एचसीएल प्रोडक्शन क्या करें, कम करें। तो उसका एक तरीका यह है कि हम किस रिसेप्टर को ब्लॉक करें, H2। तो उस ड्रग का नाम क्या है, H2 ब्लॉकर। तो लेके H2 ब्लॉकर्स कौन कौन से हैं। तो पीपीआई के बाद द नेक्स्ट कैटेगरी वी विल डिस्कस दैट इज कॉल्ड H2 ब्लॉकर्स। यहाँ पे लेके नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज कॉल्ड H2 ब्लॉकर्स, ठीक है जी। H2 ब्लॉकर्स में आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें सबसे पहले हमें एजेंट्स पता होना चाहिए कि इसमें एजेंट्स कौन कौन सी हैं। H2 ब्लॉकर के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आ सकते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड रेनिटिडीन, ये नाम सुना है कि नहीं, रेनिटिडीन, ये जेंटेक के नाम से आता है, बहुत काबुल यूज ड्रग है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है फेमोटिडीन, दैट इज कॉल्ड फेमोटिडीन, ये फेमोटेक के नाम से भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखें सेमेटिडीन, सेमेटिडीन इज द ड्रग। निजाटिडीन, ये जितने भी टेडीन फैमिली है निजाटिडीन, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, H2 ब्लॉकर है। इनमें से आप कोई भी ड्रग दे दें तो ये क्या करेगा, ये जाकर पैराइटल सेल के ऊपर किस रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, H2। और जब हम H2 को ब्लॉक करेंगे तो H सेल प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे लिखे दीज एजेंट्स, MOA स्टैंड फॉर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो दीज एजेंट, अब देखिए ये वर्ड MCQs है, हाँ जी। रिवर्सिबली, क्या लिखा है मैंने, रिवर्सिबली। पीपीआई क्या था, इरिवर्सिबली, लेकिन H2 ब्लॉकर क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। सो दीज एजेंट रिवर्सिबली ब्लॉक H2 रिसेप्टर इन विच सेल, पैराइटल सेल, पैराइटल सेल एंड डिक्रीज HCl प्रोडक्शन। और इससे जनाब HCl की प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो अबाउट H2 ब्लॉकर। क्लियर है। इसका मतलब यह है कि नोट में लेके बेस्ट वर्क ऑन एम्प्टी स्टमक, ये भी क्या करते हैं, एम्प्टी स्टमक पे अच्छा काम करते। बेस्ट वर्क ऑन
एम्प्टी स्टमक, इसका मतलब यह है चाहे पीपीआई की हम बात करें या H2 ब्लॉकर की बात करें, दोनों किस पे लिया जाता है? एम्प्टी स्टमक पे। मतलब नाश्ते से पहले या खाने से पहले आधा घंटा हम पीपीआई भी दे सकते हैं और H2 ब्लॉकर भी दे सकते हैं। कि एम्प्टी स्टमक पे इसलिए देते हैं कि ये पहले से जाकर HCl की प्रोडक्शन को कम करे, तो बाद में जब बंदा खुराक खाएगा तो उसको डिस्टर्बेंस हो नहीं होगा। क्लियर है? देयरफॉर पीपीआई एंड H2 ब्लॉकर दे आर बेस्ट वर्क ऑन दी एम्प्टी स्टमक। इसमें लेके इसकी यूजेस क्या है कि कहाँ पे यूज करेंगे, वो तो आप लोग को पता होना चाहिए। ये भी उन कंडीशन में यूज करेंगे जहाँ पे HCl की प्रोडक्शन पहले से क्या हो, ज्यादा हो। पहले के गैस्ट्राइटिस में यूज करते हैं। एग्जैक्टली ये ऑलमोस्ट सेम है लाइक व्हाट पीपीआई। हाँ जी, गर्ड में दे सकते हैं कि नहीं? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखें, गैस्ट्रिक अल्सर में दे सकते हैं। किस में दे सकते हैं? गैस्ट्रिक अल्सर। मतलब ये जो अल्सर का पेशेंट होता है, इसका मतलब यह है कि जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको म्यूकोजा कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक म्यूकोजा। उस म्यूकोजा के अंदर अगर टीयरिंग आ जाए या लेसरेशन आ जाए तो उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर्स कहते हैं। अल्सर्स कैसे पता चलेगा कि इस बंदे के अंदर अल्सर है? द बेस्ट वे टू डायग्नोज गैस्ट्रिक अल्सर दैट इज एंडोस्कोपी। हम क्या करते हैं? एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक टेस्ट है जिसके जरिए कैमरे के जरिए हम स्टमक को अंदर से देखते हैं। वो हमें बताएगा कि आया पेशेंट को अल्सर है कि नहीं है। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर की निशानी ये है कि इसमें जब भी बंदा फूड लेगा, अगर स्टमक पहले से डैमेज है, उसमें पहले से कोई इंजरी है, तो आया वो मजीद खुराक अकोमोडेट कर सकेगा? नहीं करेगा। तो इसमें जितने भी लोग फूड खाते हैं तो 2-3 नवाले खाने के बाद उसको मैदे का दर्द हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक बंदा कहता है कि जब मैं मेडिसिन ले रहा हूँ तो मैं ठीक होता हूँ, मेडिसिन ना लूँ तो मैं 2-3 नवाले भी नहीं ले सकता और मुझे सीवियर पेन होता है स्टमक में, तो हम इसको बाद में कहते हैं कि आप एक एंडोस्कोपी कराएं। और जब वो एंडोस्कोपी कराते हैं तो बाद में पता चलता है कि इसकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है वो अंदर से रप्चर है, उसमें टीयरिंग है, लेसरेशन है। तो देन द पेशेंट विल डायग्नोज फॉर गैस्ट्रिक अल्सर। तो अल्सर के अंदर स्टमक म्यूकोजा पहले से डैमेज है तो उसके लिए HCl अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। तो हम इस पेशेंट में HCl की प्रोडक्शन को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो उसमें से एक हल ये है कि हम किस रिसेप्टर को ब्लॉक करें? H2। तो हम H2 ब्लॉकर दे सकेंगे। क्लियर है जी? अब देखें, ये तीनों के तीनों यूजेस पीपीआई भी है और H2 ब्लॉकर भी है। फर्क ये है कि पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम H पाइलोरी की ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, H2 ब्लॉकर H पाइलोरी में नहीं दे सकते। ये एक फर्क ये है। ज़ोलेंगर एलिसन सिंड्रोम में पीपीआई दे सकते हैं लेकिन ये नहीं दे सकते, वो बेस्ट उसमें काम करते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन पीपीआई एंड H2 ब्लॉकर, एक तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। जो पीपीआई थे वो किस पे काम करते हैं? हाइड्रोजन पोटाशियम एंटीपोड। रिवर्सिबली या इरिवर्सिबली? इरिवर्सिबल। H2 ब्लॉकर H2 रिसेप्टर पे काम करते हैं, बट द की पॉइंट दैट इज रिवर्सिबली। अब ये गैस्ट्राइटिस में वो भी यूज होते हैं, ये भी यूज होते हैं, गर्ड में वो भी यूज होते हैं, ये भी यूज होते हैं। लेकिन उसके यूज अगर आप लोग देखें तो उसमें एक था H पाइलोरी ट्रीटमेंट। तो H पाइलोरी की ट्रीटमेंट में हम पीपीआई लिख सकेंगे लेकिन H2 ब्लॉकर नहीं लिखते। और ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में पीपीआई दे सकते हैं लेकिन H2 ब्लॉकर नहीं दे सकते। अब लेकिन इसकी साइड इफेक्ट्स क्या है? व्हाट आर दी साइड इफेक्ट्स? अगर इसको हम ज़्यादा यूज़ करें तो SE स्टैंड फॉर साइड इफेक्ट्स। इसके नुकसानात क्या है? साइड इफेक्ट्स की बजाय आप लोग टॉक्सिसिटी भी लिख सकते हैं कि इसकी टॉक्सिसिटी क्या है। मतलब व्हाट आर दी मेन पॉइंट्स? नंबर 1, इट कैन काज डिजीनेस। ये क्या करा सकते हैं? डिजीनेस। नंबर 2, समटाइम इट कैन काज एबनॉर्मल न्यूरॉन फायरिंग विच लीड टू कन्वर्जन्स। ये क्या करा सकती है? कन्वर्जन मीन सीवियर मसल कंट्रैक्शन। मतलब इंसान की जो बॉडी है वो सख्त हो जाती है, स्टेप हो जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन्स कहते हैं। मतलब ये ड्रग जनाब और क्या करा सकती हैं? दीज ड्रग कैन आल्सो काज हेडेक। ये क्या करा सकती है? हेडेक करा सकती है। इसका मतलब ये है, ये जो सिम्टम है और आखिर में लेके कंफ्यूजन क्या करा सकती है? कंफ्यूजन। पेशेंट इज नॉट एक्टिव। इन ड्रग्स के यूज होने के साथ साथ कुछ लोग होते हैं कि वो जब आपके साथ बात कर रहे होते हैं तो वो आपकी तरफ फोकस नहीं होते हैं, क्योंकि वो मेंटली क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताएं, डेजीनेस, कन्वर्जन, हेडेक एंड कंफ्यूजन, ये सारे पेरिफेरल सिम्टम है कि CNS के सिम्टम? ब्रेन। इसका मतलब कि ये ड्रग क्या करते हैं? अगर ये हम टैबलेट में लेते हैं
तो ये ब्लड के जरिए किधर जाते हैं, ब्रेन में। सो दीज ड्रग कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, क्लियर है। लेकिन अब अगर इनमें से आप एज अ डॉक्टर किसी को रेनिटिडीन देंगे तो इस ड्रग्स के यूज से ये सिम्टम नहीं होते। इसका मतलब कि ऑल H2 ब्लॉकर कैन नॉट कॉज CNS साइड इफेक्ट। लेकिन अगर आप इनमें से किस ड्रग को प्रेफर करेंगे, सेमेटिडीन, देन सेमेटिडीन कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड दैट विल कॉज दीज सिम्टम। ये जो सिम्टम मैंने सारे के सारे आप लोगों को लिखे हैं, ये सारे के सारे ड्रग करेंगे या इनमें से एक करता है, एक करता है और उसका नाम क्या है, सेमेटिडीन है। इसका नाम क्या है, सेमेटिडीन। इसका मतलब MCQs यही है, वो कौन सा H2 ब्लॉकर है जो CNS साइड इफेक्ट करा सकता है, उसका नाम क्या है, सेमेटिडीन है। इसका मतलब रेनिटिडीन, फेमोटिडीन और नेजाटिडीन ये CNS साइड इफेक्ट तो नहीं कराते, अगर करा सकते हैं तो सिर्फ क्या है, सेमेटिडीन है। क्लियर है कि नहीं। तो ये पेरिफेरल सिम्टम है कि CNS के है, CNS का पहला वर्ड C है एंड C फॉरवर्ड सेमेटिडीन, ये सेमेटिडीन में आता है। क्लियर है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लेके सेमेटिडीन का एक और काम क्या है, इट कैन इंक्रीज रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। ये किसको बढ़ाता है, इंक्रीज रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। प्रोलैक्टिन अगर फीमेल में बढ़ जाए इट विल इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन द ब्रेस्ट। ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन इन द ब्रेस्ट। अगर एक फीमेल है वो कौन सा ड्रग ले रही है, सेमेटिडीन, और वो ज्यादा देर से ले रही है, उस फीमेल के अंदर किस हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन बढ़ने की वजह से एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम दी ब्रेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब चाहे फीमेल प्रेगनेंसी में हो या ना हो, इररिलेवेंट टू प्रेगनेंसी, उस फीमेल की जो ब्रेस्ट साइज है वो बढ़ जाती है, उसमें टेंडरनेस, पेन भी आता है, क्योंकि किस चीज का लेवल ज्यादा है, प्रोलैक्टिन। और अगर प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो देयर विल बी डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम दी ब्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड गैलेक्टूरिया। इसको क्या कहते हैं, गैलेक्टूरिया। गैलेक्टूरिया इज अ कंडीशन in which the female complained that there is discharge of milk from the breast। और इसका एक रीजन ये है कि किस चीज का लेवल ज्यादा है, प्रोलैक्टिन। वैसे प्रोलैक्टिन लेवल का बढ़ जाना ये कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर एक बंदा मैदे का मरीज है, वो ड्रग ले रही है, वो टाइम से एक फीमेल है, वो मैदे का कंप्लेंट में आती है और कहते मैं 2 साल 4 साल से एक ड्रग ले रही हूँ, लेकिन अब इररिलेवेंटली मेरी ब्रेस्ट मिल्क की जनाब इस तरह ड्रिप्स आ रही है, डॉट्स आ रही है, तो इसका मतलब वो मैदे के लिए कौन सा ड्रग लेगी, सेमेटिडीन लेगी। तो ऑल H2 ब्लॉकर डू नॉट इंक्रीज प्रोलैक्टिन, द ओनली ड्रग विच इंक्रीजेस दैट इज कॉल्ड सेमेटिडीन। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये इधर लेके थर्ड नंबर, अगर मेल है, ये तो फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मेल है और वो कौन सा ड्रग ले रहा है, सेमेटिडीन, तो ये जो है ये क्या करेगा, ब्रेस्ट टिश्यू एनलार्जमेंट। इसका मतलब ये है कि जो मेल में ये ब्रेस्ट टिश्यू को एनलार्ज करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। ये नाम सुना है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया वर्ड याद रखें, ये मेडिसिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। गायनेकोमेस्टिया मीन एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन मेल। अगर ब्रेस्ट टिश्यू मेल में एनलार्ज हो जाए दैट इज कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया। अब याद रखें इट कैन कॉज हार्मोनल डिस्टर्बेंस, एंड इसकी वजह से गैलेक्टूरिया इन फीमेल एंड गायनेकोमेस्टिया इन मेल। ये भी सिर्फ कौन सा ड्रग करा सकता है, सेमेटिडीन कराता है। इन साइड इफेक्ट्स की वजह से सेमेटिडीन की यूज आजकल क्या है, लिमिटेड है। क्या है, लिमिटेड है। तो H2 ब्लॉकर में अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाए वो कौन सा ड्रग है जिसका यूज आजकल बहुत लिमिटेड है, हाँ जी, सेमेटिडीन, बिकॉज ऑफ अनवांटेड साइड इफेक्ट्स। इट कैन कॉज CNS साइड इफेक्ट्स बिकॉज इट कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। It can cause galacturia in female because it increase the release of which hormone, prolactin, or it can also lead to enlargement of the breast in male and that is called of gynecomastia। इन सब साइड इफेक्ट की वजह से सेमेटिडीन की यूज आजकल बहुत क्या है, वो कम है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि एक्चुअली ये जो सेमेटिडीन है ये क्या करता है, सेमेटिडीन ये क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ाता है। किस चीज को, क्रिएटिनिन। व्हाट इज क्रिएटिनिन, इट इज अ प्रोटीन कम फ्रॉम द मसल। और क्रिएटिनिन को बाहर निकालना ये किसका काम है, किडनी। जिस बंदे का गुर्दा काम नहीं करता तो उसमें हम ब्लड क्रिएटिनिन चेक करते हैं, तो क्रिएटिनिन लेवल रीनल फेलियर में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका वजह यह है कि क्रिएटिनिन को बाहर निकालना ये किडनी का काम है। अगर किडनी काम नहीं कर रही है तो क्रिएटिनिन का लेवल बॉडी में क्या होगा, ज्यादा। अब याद रखे जो सेमेटिडीन है ये क्या करता है, ये किडनी से क्रिएटिनिन को बाहर निकालने से रोकती है।
ये इनडायरेक्टली नेफ्रोटॉक्सिक भी है, ये किडनी को भी लॉन्ग रन में क्या कर सकती है, डैमेज। लेकिन अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि वो कौन सी दो ड्रग है, सुन ले, कौन सी दो ड्रग है H2 ब्लॉकर में जो रीनल एक्सक्रीशन ऑफ व्हाट, क्रिएटिनिन को कम करता है, उनमें से एक का नाम क्या है और एक का नाम है रेनिटिडीन। सो रेनिटिडीन एंड सेमेटिडीन बोथ कैन डिक्रीज रीनल एक्सक्रीशन ऑफ क्रिएटिनिन। इसलिए ये ड्रग जब भी हम देंगे किसी को, पहले पूछे कि वो गुर्दे का मरीज तो नहीं है। अगर गुर्दे का मरीज है तो फिर हम न रेनिटिडीन देंगे न सेमेटिडीन देंगे। अगर हम सेफ ड्रग देना चाहें या तो फेमोटिडीन होगा या नेजाटिडीन होगा। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। सो अभी तक हमने पढ़ लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एंड H2 ब्लॉकर्स। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखें तो याद रखें, जब भी देखिए बुक में एक नमूने का लिखा है कि जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं और टेबल बुक करते हैं खाने के लिए 2 बंदे के लिए, तो हम कहते हैं कि थिंक टेबल फॉर 2 देन रिमेंबर H2। इसका मतलब ये है कि वेन एवर यू वांट टू ईट समथिंग बिफोर दैट इफ यू आर स्टमक पेशेंट यू हैव टू टेक विच वन, H2 ब्लॉकर, बिकॉज दे बेस्ट वर्क ऑन दी एम्प्टी स्टमक्स। ठीक है जी, ये क्लियर है कि नहीं? तो अभी तक हमने 2 कंडीशंस पढ़े, एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स थे और एक क्या थे, शाबाश, दैट इज कॉल्ड H2 ब्लॉकर्स। इसके साथ हम नेक्स्ट कोई ऐसे ड्रग पढ़ेंगे जिससे भी हम स्टमक के अंदर एसिडिटी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब H2 ब्लॉकर और PPI दोनों HCl प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं बाई एक्टिंग ऑन विच सेल ऑफ द स्टमक, पेराइटल सेल्स। किस सेल पे, पेराइटल सेल्स। 3rd नंबर ड्रग लेके शाबाश, प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग। कौन सा ड्रग है, प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडीन इज अ केमिकल मीडिएटर। ये क्या है, केमिकल मीडिएटर। एनालॉग मीन प्रोस्टाग्लैंडीन जैसा, सिमिलर। ठीक है जी, अब इसके बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्टमक, इधर देखिए दिस इज अ स्टमक, और स्टमक के बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड दी ड्यूडिनम। ये क्या है, ड्यूडिनम है। इधर फोकस करें, हाँ सारे आप लोगों से मैंने क्वेश्चन करना, ये स्टमक है। स्टमक को अगर हम अंदर से एंडोस्कोपी में देखें तो स्टमक का जो इन साइड में इस तरह एक लेयर होता है दैट इज कॉल्ड म्यूकोजा। इसको क्या कहते हैं, म्यूकोजा। अब ये म्यूकोजा स्टमक में है तो उसको गैस्ट्रिक म्यूकोजा कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजा। और ये म्यूकोजा जब किस में चली जाए, ड्यूडिनम में, तो उसको हम ड्यूडिनल म्यूकोजा कहते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? अब बात ये है इंपॉर्टेंट वन, ये जो स्टमक के अंदर म्यूकोजा है इसके ऊपर इस तरह एक कवर है। क्या है, कवर है, एक कोटिंग की गई है। जिस तरह यार बच्चों के लिए हम प्राइमरी स्कूल में किताबों के ऊपर बाइंडिंग करते हैं कि नहीं, वो इसलिए करते ताकि किताब खराब ना हो जाए। इसका मतलब ये है जिस तरह बुक की बाइंडिंग होती है इसी तरह गैस्ट्रिक म्यूकोजा के ऊपर भी अल्लाह ने एक क्या की है, बाइंडिंग की है। दिस बाइंडिंग इज गुड और बैड, दैट इज वेरी गुड। ये इसलिए गुड है ताकि स्टमक म्यूकोजा को कौन खराब ना करे, HCl खराब ना करे। बात समझ गए कि नहीं? अब सवाल ये है, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर। इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर। ये एक रुकावट है, ये एक मतलब ये है कि एक जिस तरह आप एहतजाज में जा रहे हैं और पुलिस वाला कोई बैरियर रखे कि उधर से आगे नहीं जाना, तो एक बैरियर है, ये HCl को आगे म्यूकोजा तक जाने नहीं देता। सो दैट इज गुड और बैड, दैट इज गुड। अब सवाल ये है जो गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर है ये बनाया किसने है, ये प्रोस्टाग्लैंडीन E1 ने बनाए हैं। किसने बनाए हैं, प्रोस्टाग्लैंडीन E1। प्रोस्टाग्लैंडीन के कई अकसाम हैं, मैंने आप लोगों को बताया थे। प्रोस्टाग्लैंडीन D2, प्रोस्टाग्लैंडीन अल्फा F2, ये हमने लिखा था क्या नहीं? तो इसी तरह एक किस्म है उसका नाम क्या है, प्रोस्टाग्लैंडीन E1। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडीन E1 है ये स्टमक के अंदर म्यूकोजा के इर्द गिर्द क्या करता है, कोटिंग करता है और ये अल्सर्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अब याद रखें अगर एक बंदा है उसने ऐसी कुछ चीज़ खाई है जिससे अपनी वो किसको लेवल को कम कर चुकी है, PGE1। अगर हम इस PGE1 को ख़राब करें तो ये कोटिंग ख़राब हो सकती है कि नहीं, और जब ये कोटिंग ख़राब होगी तो फिर HCl को काम करना क्या होगा, आसान। तो वो फिर इस म्यूकोजा को डैमेज करेगा कि नहीं, फिर वो गैस्ट्राइटिस भी करेगा और अल्सर भी करेगा। अब अगर किसी को अल्सर का मसला है और उसके मसले में पता चला कि इसमें किस चीज़ का लेवल कम है, PGE1, तो हम ऐसा ड्रग देंगे जिससे हम PGE1 की काम को क्या करें, बढ़ाएं। दैट ड्रग इज कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग। इसको क्या कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग। एनालॉग से मुराद ये है
कि ऐसा ड्रग जो प्रोस्टाग्लैंडीन जैसा काम करे तो उसको हम प्रोस्टाग्लैंडीन एनालॉग कहते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो ड्रग है दैट इज मिसोप्रोस्टोल। कौन सा ड्रग है? मिसोप्रोस्टोल। ये नाम सुना है कि नहीं? दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, आस्क मल्टीपल टाइम इन द एग्जाम। मिसोप्रोस्टोल एक ऐसा टैबलेट है, ऐसा ड्रग है कि जब भी स्टमक में जाता है तो किस चीज़ की लेवल को बढ़ाता है? PGE1। और जब ये इसकी लेवल को बढ़ाएगा तो कोटिंग की चांसेस ज़्यादा होगी क्या नहीं? जब कोटिंग होगी तो HCl की जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो गैस्ट्राइटिस के चांसेस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो लेके इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नंबर 1 लेके, हाँ जी, दिस एजेंट एक्ट एज, बताए, प्रोस्टाग्लैंडीन E1, ऐसा है क्या नहीं? टू इंक्रीज म्यूकोजल बैरियर या डिक्रीज? टू इंक्रीज गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर। यार गैस्ट्रिक म्यूकोजल बैरियर से मुराद ये बाइंडिंग है। ये कोशिश करता है कि म्यूकोजा के इर्द गिर्द जो बाइंडिंग है उसको बढ़ाए। और अगर इसको हम ये बढ़ाएंगे तो हाँ जी, न्यूट्रलाइज HCl इफेक्ट, तो इसके होते हुए HCl पर काम कर सकेगा? हाँ जी, नहीं करेगा। तो HCl का जो काम है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अल्सर के चांसेस कम हो जाएंगे कि नहीं? बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है जी। अब लेके व्हाट इज द क्लिनिकल यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज भूल जाए कोई बात नहीं, मिसोप्रोस्टोल की क्लिनिकल यूज नहीं भूलना है। क्लियर है? बहुत कॉमनली एग्जाम में आता है। नंबर वन स्टार पॉइंट, ये हम तब देंगे अगर किसी को अल्सर है स्टमक के अंदर और वो अल्सर किसने कराई है? एनसेड ने कराई है। इसको हम कहते हैं एनसेड इंड्यूस अल्सर। इसको क्या कहते हैं? एनसेड इंड्यूस गैस्ट्रिक अल्सर। अब सुन ले, व्हाट इज एनसेड ड्रग? एनीवन इन द क्लास? एक मिनट, एक बंदा, हाँ। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये वो ड्रग है जिससे हम इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और जॉइंट पेन को भी कम करते हैं। इंसान को अगर जोड़ों में दर्द है, हाथों में, जोड़ों में, पाँव में दर्द है, तो हम जाकर दुकान से जो टैबलेट्स लेते हैं डिक्लोफेनेक वाली, वो सारी किस कैटेगरी में आती है? एनसेड में। अब जॉइंट्स का जो पेन है उसको ट्रिगर करने में जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोस्टाग्लैंडीन E1 का होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडीन E1 इज नॉट गुड फॉर द जॉइंट बट दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर द स्टमक। इसका मतलब ये है कि PGE1 के नुकसानात भी है और उसके फवायद भी है। ये स्टमक के लिए गुड है कि बैड है? हाँ जी, स्टमक के लिए गुड है क्योंकि ये कोटिंग कराता है, म्यूकोजा को बचाता है, लेकिन जॉइंट के लिए क्या है? बैड है। अब सुन ले, हम एनसेड इसलिए लेते हैं जिससे हम जॉइंट के अंदर किस चीज़ की लेवल को कम करें? प्रोस्टाग्लैंडीन। लेकिन एनसेड तो ये नहीं देखता कि ये स्टमक है कि जॉइंट है, फिर वो हर जगह काम करेंगे। तो अगर एक बंदा है वो ज़्यादा देर से, 1 साल से, वो कौन सा डिजीज़ है जिसमें हम एनसेड सालों साल यूज़ करते हैं? रूमाटॉयड आर्थराइटिस। कौन सा डिजीज़? ये नाम सुना है? रूमाटॉयड आर्थराइटिस। ये जॉइंट का मसला होता है जिसमें ये हाथों के जो जॉइंट्स है ये सख्त हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। स्पेशली फीमेल्स में होता है ये डिजीज़। ये फीमेल कहती है कि जब वो सुबह सवेरे उठती है तो उसकी जो हाथ है उसमें अकड़ाव होता है। क्या होता है? अकड़ाव। इसमें स्टिफनेस होता है, लेकिन जो ही वो काम करना लग जाती है तो उसकी स्टिफनेस आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर इन लोगों को जॉइंट पेन कम करने के लिए हम सालों साल से ज़्यादा लॉन्ग रन में कौन से ड्रग देते हैं? एनसेड। क्यों देते हैं? कि एनसेड जॉइंट के अंदर किस चीज़ की लेवल को कम करें? प्रोस्टाग्लैंडीन। लेकिन सेम प्रोस्टाग्लैंडीन ये एनसेड किधर भी कम करेगा? स्टमक में। तो अगर स्टमक में प्रोस्टाग्लैंडीन कम हो तो ये मुंह कोटिंग कम हो जाएगी क्या नहीं? तो फिर अल्सर के चांसेस। इसलिए देखिए, यही तो चीज़ है, डॉक्टरी के लिए यही चीज़ चाहिए कि जो बंदा एनसेड खाएगा महीनों से, सालों से, तो इस बंदे को लॉन्ग रन में गैस्ट्रिक अल्सर के चांसेस होंगे कि नहीं। वजह यह है कि एनसेड प्रोस्टाग्लैंडीन को ख़राब कर रहा है। तो अगर हमने ये देखना है कि यार एनसेड की वजह से जो अल्सर हुआ है उसको कैसे ख़त्म करें, तो इस एनसेड इंड्यूस अल्सर में हम एनसेड के साथ एक ओमेप्राजोल स्टार्ट करेंगे। और दूसरी बात, एनसेड ने किस चीज़ का लेवल कम किया है? प्रोस्टाग्लैंडीन। तो हम ऐसा ड्रग देंगे जो प्रोस्टाग्लैंडीन जैसा काम करे और इस बाइंडिंग को मजीद स्ट्रांग करे। तो हम कौन सा ड्रग देंगे? मिसोप्रोस्टोल देंगे। क्लियर है? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके, ये जो मिसोप्रोस्टोल है मतलब इंड्यूस लेबर,
ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट में NSAID यूज होता है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट है, उसको आपने NSAID 1 साल 2 साल के लिए दिया था और अब उसको अल्सर्स पड़ गए हैं, तो NSAIDs के साथ ओमेप्राजोल देने से अल्सर्स के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर अल्सर हो चुकी है, NSAIDs के साथ अल्सर हो चुकी है क्योंकि किसी ने PPI दिया नहीं था और इसने अल्सर की है, तो एक इसको स्टॉप करेंगे और उस अल्सर को दोबारा हील करने के लिए मिसोप्रोस्टोल देंगे। इंड्यूस लेबर याद रखें। अब यहाँ पे राइपन लेके राइपन सर्विक्स, इसका मतलब ये है कि अगर एक फीमेल है, प्रेगनेंसी कितने मंथ की होती है? 9 मंथ्स। अगर एक फीमेल है उसको 9 मंथ्स स्टार्ट हो जाए प्रेगनेंसी में, तो उसको यहाँ पे पेन फील हो जाती है, कंट्रैक्शन फील हो जाती है। हम कहते हैं कि अब देखें, याद रखें, जब 8वां महीना ख़त्म होता है प्रेगनेंसी में और 9th मंथ स्टार्ट होता है, तो डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। 9 मंथ के पहले वीक में भी और 9 मंथ के आखिरी वीक में भी। ऐसा है कि नहीं? किसी भी टाइम हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक फीमेल है, उसकी जनाब प्रेगनेंसी है, देखें प्रेगनेंसी के लिए फॉर एग्जांपल दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और इसके अंदर जो फीटस जिसमें बनता है दैट इज कॉल्ड यूट्रस। इसको क्या कहते हैं? यूट्रस। इसके अंदर जनाब फीटस होता है जिसको हम न्यू बॉर्न बेबी फिर कहेंगे, फीटस कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे दिस इज कॉल्ड बर्थ कैनाल, जिसको वेजाइना कहते हैं। ठीक है, अब देखें दिस इज वेजाइना, बर्थ कैनाल एंड दैट इज द यूटरस। अब इस यूट्रस और वेजाइना के दरमियान यहाँ पे एक ओपनिंग होता है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स। बात समझ रहे कि नहीं? अब ये जो सर्विक्स है, इसकी जो ओपनिंग है ये प्रेगनेंसी में क्लोज होती है। क्या होती है? क्लोज। वरना अगर ये ओपन रहे प्रेगनेंसी के 3रे मंथ में, 4थे मंथ में, तो फिर बच्चे की ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा है कि नहीं? अगर यूट्रस से किसी चीज़ वेजाइना के जरिए बाहर आएगी तो उसको किस चीज़ को क्रॉस करना होगा? सर्विक्स को क्रॉस करना होगा। जब प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा हो? 9 मंथ, तो फीटस का साइज बढ़ चुका होता है और इस यूट्रस के अंदर एक लेयर होता है दैट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। कौन सा लेयर? मायोमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, और एक क्या होता है? मायो। मायो मीन मसल से बना है। अब जब बच्चे के साइज बढ़ जाता है तो इस यूट्रस को प्रेशराइज करता है और इस प्रेशर की वजह से यूट्रस की मसल क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ताकि बच्चे को नीचे डिसेंड करे। और जब बच्चे का हेड किस को प्रेशराइज करे? सर्विक्स। तो सर्विक्स की जो ओपनिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है? खुल जाती है, और ये मैक्सिमम खुल जाती है कितने सेंटीमीटर तक? 10 सेंटीमीटर। और फिर डिलीवरी हो जाती है और बच्चा बाहर आ जाता है। दैट इज कॉल्ड NVD, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। अगर बच्चे का साइज बहुत बड़ा है या बच्चा गलत पोजीशन में है तो फिर हम ऑपरेशन करते हैं जिसको हम C सेक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? C सेक्शन। अब इधर फोकस करें। एक फीमेल है, उसकी 9 मंथ कंप्लीट हो चुकी है, 9 मंथ कंप्लीट, लेकिन अभी भी उसको जनाब कंट्रैक्शन फील नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो डिलीवरी है इसकी डेट गुजर चुकी है। तो ये प्री है कि पोस्ट है? इसको हम कहते हैं पोस्ट डेटेड केस। इसका मतलब ये है कि 9 मंथ के बाद अब 10वें महीने में बात गई है लेकिन फीमेल को कंट्रैक्शन फील नहीं हो रही है। तो इसका एक वजह यह है कि यूट्रस के अंदर वीकनेस है और वो फुली कंट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो हम ऐसा ड्रग देंगे जिसमें हम यूट्रस को क्या करें? कंट्रैक्ट करें। और यूट्रस को कंट्रैक्ट करने का मतलब किस लेयर को कंट्रैक्ट करना है? ये दरवाजा खोलें। किस लेयर को कंट्रैक्ट करना है? मायोमेट्रियम। और मायोमेट्रियम को कंट्रैक्ट करना किसका काम है? प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का काम है। इसका मतलब यह है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है दैट कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस। ये किसको कंट्रैक्ट करता है? यूट्रस। और ऐसा ड्रग जो PGE1 जैसा काम करे उसका नाम क्या है? मिसोप्रोस्टोल। तो मिसोप्रोस्टोल उन फीमेल में भी देते हैं जिन फीमेल की 9 मंथ हो चुकी है फिर भी उसका यूट्रस कंट्रैक्ट नहीं होता। तो ये किसको इंड्यूस करने के लिए दे सकते हैं? लेबर। तो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग लेबर या आल्सो यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग डिलीवरी। ये किसके लिए दे सकते हैं? डिलीवरी के लिए। समझ गए कि नहीं? लेकिन शर्त इसके लिए क्या है? इसके लिए शर्त यह है कि पहले से अल्ट्रासाउंड करें। अल्ट्रासाउंड करने के बाद अगर हमें पता चले कि बच्चे का जो नीचे प्रेजेंटिंग पार्ट है वो हेड है। क्या है? हेड है। क्योंकि नॉर्मली कौन सा पार्ट पहले बाहर आता है? हेड आता है। अगर बटक्स है या फीट है तो आया वो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हो सकेगा? नहीं। और अगर इसमें आप मिसोप्रोस्टोल देंगे और वो ह्यूजली यूट्रस कंट्रैक्ट करे तो उससे बर्थ कैनाल की ट्रोमा हो सकती है कि नहीं? तो उस फीमेल में हम मिसोप्रोस्टोल देंगे जो पहले से अल्ट्रासाउंड बताए
कि इस फीमेल के अंदर जो बच्चे की प्रेजेंटेशन है वो सिफेलिक है। क्या है? सिफेलिक है। इसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है? वो हेड है। तो हमने सिर्फ ऐसा ड्रग देना है जिससे हम यूट्रस को क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट करें और इससे बच्चा आसानी से बाहर आ जाए। समझ गए कि नहीं? आप लोग कहेंगे कि सर अगर ये ड्रग अवेलेबल ना हो, ये ड्रग अवेलेबल ना हो तो फिर कौन सी ड्रग दे सकते हैं? ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? ऑक्सीटोसिन। नाम सुना है कि नहीं? तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन आल्सो इज यूज टू इंड्यूस लेबर। ये भी किसके लिए होता है? तो ऑक्सीटोसिन और मेसोप्रोस्टोल ये दोनों यूट्रस को क्या करती है? कंट्रैक्ट करती है और इससे बच्चे की जो डिलीवरी है वो क्या हो जाती है? ईजी हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए 9 मंथ्स में जो सर्विक्स है वो ऑलरेडी प्रिपेयर है कि नहीं? अब ये तो ओपन है, प्रिपेयर है। अब इसका मतलब ये है ये मेच्योर है कि प्री मेच्योर है? देखिए प्रेगनेंसी के पहले 3 मंथ में ये प्री मेच्योर होता है। जितना प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाएगा ये क्या होता जाएगा? मेच्योर। मेच्योर से मुराद ये है कि दैट इज प्रिपेयर टू अलाउ द फीटस टू कम आउट, लेकिन ऊपर से कंट्रैक्शन वीक है, इसलिए मेच्योर सर्विक्स को एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी राइपन सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइपन सर्विक्स। तो राइपन सर्विक्स मीन कि प्रेगनेंसी का आखिरी वक्त चल रहा हो और बच्चे की प्रेजेंटेशन से पहले हो लेकिन यूटराइन कंट्रैक्शन वीक हो, तो उसको बढ़ाने के लिए अगर हम एक ड्रग ट्राई कर सकते हैं तो उसमें हम क्या दे सकते हैं? मेसोप्रोस्टोल दे सकते हैं। समझ गए कि नहीं? और अगर ये नहीं है तो दूसरा ड्रग क्या देंगे? ऑक्सीटोसिन देंगे। ये याद रखिए। एक और बात यहाँ पे लेके, ये तो इसके यूज है। सो एनसेड इंड्यूस, एनसेड इज गुड फॉर द स्टमक और बैड? एनसेड अगर किसी को आपने लॉन्ग रन में देना है तो साथ एक ओमेप्राजोल जरूर दे दे ताकि एनसेड की वजह से इस बंदे को अल्सर ना हो जाए। और एनसेड की वजह से अगर अल्सर हो भी जाए तो कौन सा ड्रग देंगे? मेसोप्रोस्टोल। ये एक फीमेल है, उसकी 9 मंथ खत्म हो चुकी है, फिर भी उसका यूट्रस कंट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो हम कौन सा ड्रग देंगे? मेसोप्रोस्टोल। लेकिन यहाँ पे लेके कंट्राइंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन से मुराद ये है कि कहाँ पे नहीं दे सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेयर वी कैन नॉट यूज दिस ड्रग। कहाँ? ये तो इंडिकेशन है ना, यूज है। कंट्राइंडिकेशन मीन कि जहाँ पे हम इसको नहीं दे सकते। तो प्लीज याद रखें, इट इज नॉट यूज्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ये हम किस में यूज नहीं करते? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। यार वाई? एनीवन कैन आंसर? हाँ जी, एक्सीलेंट। क्योंकि अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितने महीनों का होता है? 3 मंथ्स। सेकंड ट्राइमेस्टर नेक्स्ट 3 मंथ्स और थर्ड ट्राइमेस्टर लास्ट 3 मंथ्स होता है। अब अगर बच्चा ज़ाया हो जाए या बच्चा पैदा हो जाए और प्रेगनेंसी का मंथ 5 से कम हो, सुन ले, लॉस ऑफ फीटस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी एज इज लेस देन 5 मंथ, दैट इज कॉल्ड एबॉर्शन। इसको क्या कहते हैं? एबॉर्शन। चाहे वो खुद हो जाए या कोई बंदा मेडिकली कराए, इसको एबॉर्शन कहते हैं। एबॉर्शन का मतलब याद रखें कि लॉस ऑफ फीटस बिफोर 5 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, या किसी भी मंथ में बच्चा पैदा हो जाए लेकिन पैदाइश के वक्त उसका वेट ½ kg से कम हो उस बच्चे का, तो भी क्या है? एबॉर्शन है। क्लियर है? तो लेस देन ½ kg वेट एनी टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, वो भी एबॉर्शन है। या 5 महीने से पहले पैदा होना, वो भी क्या है? एबॉर्शन है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, एक बंदा है, एक फीमेल है, वो कह रही है कि यार उसने एनसेड ली है, एनसेड लेने के बाद उसको गैस्ट्रिक क्या हुआ है? अल्सर। अब इंसान ने कुछ लोग रट्टे लगाते कि एनसेड इंड्यूस अल्सर में बस सर ने कहा था कि क्या देंगे? मेसोप्रोस्टोल। यार फीमेल से ये भी पूछे कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी का 2nd मंथ चल रहा है या 1st मंथ चल रहा है, तो 1st मंथ 2nd मंथ के अंदर बच्चे की आर्गन्स बनती है। क्या बनती है? आर्गन। इसको आर्गेनोजेनेसिस पीरियड कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक फीमेल है, नो डाउट कि उसको गैस्ट्रिक अल्सर किस वजह से है? एनसेड की वजह से, लेकिन वो तो प्रेग्नेंट भी है, तो वो आप ये दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। ये एमसीक्यूज है। तो यही तो एनालिसिस स्टेप 1 में आता है, बार बार आता है कि ऐसा ड्रग बताए जो एनसेड इंड्यूस अल्सर में दे दे लेकिन फीमेल किस ट्राइमेस्टर में हो? 1st ट्राइमेस्टर, दैट इज कॉल्ड पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ओमेप्राजोल सेफ इन प्रेगनेंसी। इसका मतलब यह है कि किसी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को डील करने के लिए प्रेगनेंसी में अगर सेफ ड्रग है तो दैट इज ओमेप्राजोल। वो क्या है? ओमेप्राजोल। हम मेसोप्रोस्टोल नहीं दे सकते। अगर ये देंगे तो ये प्रीमेच्योरली यूट्रस को क्या करेगी? कंट्रैक्ट। और जो बच्चे की फीटस की या कोई टिश्यूज बनी है तो वो ज़ाया हो सकती है कि नहीं। इसलिए याद रखें, दिस ड्रग इज कॉल्ड अबॉर्टिफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं?
अबोर्टिफिशिएंट बिकॉज इट कैन काज एबोर्शन, ये क्या करा सकता है, एबोर्शन करा सकता है, फिर एबोर्टिफिशिएंट ड्रग है। ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है जी। ओके, अब यहाँ पे एक और लास्ट पॉइंट, इसका मतलब ये है अगर हम यहाँ पे ये समझ गए मिसोप्रोस्टोल के नहीं, तो मिसोप्रोस्टोल के बारे में ये सारे के सारे मेन पॉइंट्स थे जो एग्जामिनर बार बार पूछता है। साइड इफेक्ट्स देखें इसके या टॉक्सिसिटी, हाँ जी क्या देंगे, वी कैन गो फॉर इट, लेकिन इंड्यूस एंड सडन इंड्यूस अल्सर इफेक्टिव ड्रग नाउ डेज इज ओमेप्राजोल। यू कैन गो फॉर फेपुमेटाइडिन, इट इज सेफ इन प्रेगनेंसी एज वेल, लेकिन इफेक्ट जिसका ज्यादा, इफिकेसी ज्यादा है वो पीपीआई है, ठीक है, सेफ ड्रग है। साइड इफेक्ट्स मिसोप्रोस्टोल का लिखें, एक तो हमने लिख लिया क्या है, एबॉर्शन करा सकता है, अगर हम किस ट्राइमेस्टर में यूज करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज करें। सेकंड लिखें, दिस ड्रग कैन काज डायरिया, ये क्या करा सकता है, डायरिया। पीपीआई भी डायरिया करा सकता है, शाबाश, और मिसोप्रोस्टोल भी क्या करा सकता है, डायरिया करा सकता है। तो बताना पड़ेगा कि अगर इस ड्रग के यूज से आपको डायरिया हो जाए तो इस ड्रग को कुछ दिनों के लिए क्या करना होगा, क्विट करना होगा, ठीक है जी। आखिर इसके अंदर जो कैटेगरी है, फोर्थ नंबर लेके, फोर्थ नंबर इन ड्रग इज कॉल्ड बिस्मथ, एक को हम क्या कहते हैं, बिस्मथ, ये ड्रग का नाम है। बिस्मथ के साथ एक और आता है दैट इज कॉल्ड सुक्रालफेट, इसको क्या कहते हैं, सुक्रालफेट, इसका मतलब ये है सुक्रालफेट। अब बिस्मथ एंड सुक्रालफेट ये दो ड्रग भी हम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनका काम क्या है, सुन ले, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लेके, these agents provide physical protection to gastric mucosa। एक तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, और नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट, इंक्रीज HCO3 सिक्रीशन, किस चीज की लेवल को बढ़ाता है, HCO3 सिक्रीशन, एंड मेक द pH अल्कलाइन, ये क्या बनाती है pH को, अल्कलाइन। अब आप लोग मुझे ये बताए कि स्टमक के अंदर HCl है और HCl इज एसिड, तो एसिडिटी की वजह से अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा ड्रग देना जिससे हम pH को बढ़ा सके, और pH को बढ़ाने का मतलब किस चीज़ को बढ़ाना है, HCO3, क्योंकि बाइकार्बोनेट याद रखें pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCO3, जितना हम HCO3 को बढ़ाएंगे उतना pH भी बढ़ेगा, और अगर हम pH को 7.45 से बढ़ाए इट इज अल्कलोसिस, इसको क्या कहते हैं, अल्कलोसिस। तो ऐसे ड्रग देखे, इस ड्रग ने HCl की प्रोडक्शन या इसकी सिक्रीशन से कोई लेन देन नहीं है, इस ड्रग का काम पैराइटल सेल से कोई लेन देन नहीं है, ये ड्रग बने हुए HCl के लिए एनवायरनमेंट को खराब करता है, और अगर हम HCl के खिलाफ ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जिसपे HCl काम ना करे तो अल्सर के चांसेस क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि एनवायरनमेंट को अल्कलाइन बनाएगा तो HCl की जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसके साइड इफेक्ट्स देखें, इसका यूज है गैस्ट्रिक अल्सर एंड गैस्ट्राइटिस, सेम। इसकी साइड इफेक्ट्स में लेके कि अगर ये ड्रग लॉन्ग रन में यूज की जाए तो उसकी साइड इफेक्ट्स क्या है, नंबर 1 मतलब ये है माइल्ड GIT डिस्कम्फर्टनेस, मतलब यूजुअली दे आर सेफ, लेकिन कभी कभार GIT डिस्कम्फर्टनेस कराते, एब्डोमिनल पेन करा सकता है, माइल्ड वन, लेकिन ये इतना सीवियर नहीं है, ठीक है। इसकी यूजेस ये है कि अगर अल्सर है स्टमक के अंदर तो उसको हील करने के लिए इंक्रीज अल्सर हीलिंग, और ये ट्रेवलर डायरिया में भी यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं, ट्रेवलर डायरिया। बिस्मथ इज द ड्रग विच इज यूज्ड इन ट्रेवलर डायरिया, ठीक है जी। ये जनाब इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें जो आखिरी कैटेगरी है इसको हम कहते हैं एंटासिड्स, ये नाम सुना है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एंटासिड्स। एंटासिड्स मीन वो ड्रग जो HCl की एसिडिटी को क्या करे, कम करे, दैट इज कॉल्ड एंटासिड्स। तो एंटासिड्स के अंदर लिखे कि द ड्रग्स विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ HCl दैट आर कॉल्ड एंटासिड्स। द एजेंट्स which neutralize
द इफेक्ट ऑफ HCl दैट इज कॉल्ड एंटासिड्स। ये HCl की प्रोडक्शन को कम करेगा या बने हुए HCl को खराब करेगा? बने हुए, जो पहले से बनी हुई HCl है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ एंटासिड्स। ठीक है, इसके लिए के एजेंट्स कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट वन, एंटासिड्स के अंदर जो एग्जांपल है दो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। फर्स्ट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों ने म्यूकेन सिरप का नाम सुना है कि नहीं? इसमें भी ये यूज होता है। अल्सनिल सिरप का नाम सुना है कि नहीं? इसमें भी यूज होता है। ठीक है, गैस्ट्रोफिल का नाम सुना है कि नहीं? इसमें भी ये होता है। और एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जनाब एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दीज आर व्हाट? एंटासिड्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है लेकिन वो रेयरली यूज होता है। तो ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं। अब इसमें जो MCQs आता है कॉमनली वो ये है, इसकी यूजेस तो आप लोगों को पता है। क्लिनिकल, CU स्टैंड फॉर क्लिनिकल यूजेस। ये हम गैस्ट्राइटिस में यूज करते हैं। हाँ जी, ये GERD में भी यूज होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। और ये गैस्ट्रिक अल्सर में भी यूज होता है, गैस्ट्रिक अल्सर। अगर इसमें हम यूज तो करेंगे लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? याद रखे, दीज एजेंट कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। ये क्या करा सकती है? कॉन्स्टिपेशन। वजह यह है कि जो एंटासिड्स है ये एसिडिटी को तो कम करती है लेकिन ये GIT मोटिलिटी को भी कम करती है। दे कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट देखे मसल वीकनेस। क्या करा सकती है? मसल वीकनेस, मसल वीकनेस करा सकती है। इंसान जब ये ड्रग लेगा ज़्यादा देर तक तो उसकी मसल वीकनेस हो जाएगी, इजी फटीगेबिलिटी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ड? ओस्टियोफार, बोन। बोन के अंदर स्ट्रक्चर डैमेज करना, विच कैन वीक द बोन इज कॉल्ड ओस्टियोडिस्ट्रोफी। ओस्टियोडिस्ट्रोफी का मतलब वीकनिंग ऑफ द बोन। ठीक है, और कभी कभार इंक्रीज रिस्क ऑफ सीजर, हाइपर एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन, दैट इज सीजर्स। तो ये सीजर भी करा सकती है। अब सुन ले, एग्जामिनर अगर आप लोगों से ये पूछे कि एक ड्रग है जो बंदा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए ले रहा था एंटासिड की शक्ल में, और उसको 4 बातें आ गई है, कौन सी? कॉन्स्टिपेशन, मसल वीकनेस, ओस्टियोडिस्ट्रोफी एंड सीजर। इट्स मीन कि दिस पेशेंट इज टेकिंग अ ड्रग विच इज नोन एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये 4 इसके स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स है। ऑल एंटासिड डू नॉट कॉज दी साइड इफेक्ट। ये साइड इफेक्ट उन ड्रग के साथ आएंगे जिसके अंदर क्या यूज होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैन कॉज कॉन्स्टिपेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कुछ एंटासिड्स होती है कि वो डायरिया करा सकती है। क्या करा सकती है? डायरिया। क्लियर है कि नहीं? दे कैन कॉज डायरिया। अब एंटासिड तो एक नहीं है ना, एंटासिड में तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और जब डायरिया हो जाए, सीवियर डायरिया, तो फ्लूइड लेवल बॉडी की क्या हो जाएगी? कम। तो फ्लूइड लेवल कम की वजह से कार्डिक आउटपुट क्या होगा? कम। तो BP क्या हो जाएगी? कम। हाइपोटेंशन क्या करा सकती है? हाइपोटेंशन। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो एक वक्त आएगा कि मे हार्ट कैन नॉट एबल टू पंप द ब्लड विच मीट द डिमांड ऑफ द बॉडी। इससे कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कार्डियक अरेस्ट। अब ये 2 बात याद रखें, शाबाश। में डायरिया, हाइपोटेंशन एंड कार्डियक अरेस्ट, ये 3 बातें जिस ड्रग के साथ आ जाए, थिंक अबाउट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये किसके साथ होती है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आती है। ठीक है जी। अब देखें, आप लोग जो कॉन्स्टिपेशन के लोग आते हैं वो कहते हैं कि पिछले 3 दिन से 4 दिन से वो फॉर एग्जांपल उसकी जनाब वो वॉशरूम नहीं गए, उसकी जनाब क्या होता है, जो स्टूल कंटेंट है वो मिनिमम हो जाता है। क्या हो जाता है? मिनिमम। किस में? कॉन्स्टिपेशन में। इधर देख, इसको लोग कैसे याद करते? देख, मेडिसिन में एक खाका जहन में रखे जिससे आप लोग को लॉन्ग रन तक याद रहे। एल्यूमिनियम में मिनिमम का वर्ड मिनिमम, मिनी मीन कम, तो स्टूल की कंटेंट कम। डायरिया में होती है कॉन्स्टिपेशन में, कॉन्स्टिपेशन। तो मिनिमम मीन मिनिमल स्टूल, इसके साथ क्या है? कॉन्स्टिपेशन। इसमें मैग्नीशियम है, M है, मैग्नीशियम है, M है, M का मतलब है M और G है, तो मस्ट गो वॉशरूम, इसमें डायरिया आता है। क्लियर है कि नहीं? ये एग्जाम में आता है इस तरह। ठीक है, तो आप लोग कैसे याद रहेगा? दीज आर द ट्रिक्स।
So aluminium mean minimal stool, that is constipation. Magnesium must go to washroom, that is diarrhea. Frequent stool जो है बार बार अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 10 से 12 मरतबा हो जाए, इतना डायरिया सीवियर होना जिससे फ्लूइड लेवल बॉडी का क्या हो जाए, कम, will load hypotension and eventually cause cardiac arrest. ठीक है जी. So actually these side effects are dangerous. So which one of the following antacid used should be dangerous in the future? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये जनाब आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करा सकती हैं. तो अभी तक जितने भी ड्रग्स हमने पढ़ लिए, दीज आर दोज ड्रग्स विच यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जिससे हम या तो HCl की प्रोडक्शन कम करें या बने हुए HCl को क्या करें, न्यूट्रलाइज करें. तो हमने जो कैटेगरीज पढ़ी है उसका नाम सुने. नंबर 1 वर्ड PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, वो हमने डिस्कस किए. इसके बाद H2 ब्लॉकर्स डिस्कस किए. उसमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो सेमेटिडीन पे आता है, क्योंकि वो CNS सिम्टम करा सकते हैं, वो गैलेक्टूरिया करा सकती है और वो गायनेकोमेस्टिया भी करा सकता है. तो PPI, H2 ब्लॉकर्स. फिर थर्ड पढ़ा मिजोप्रोस्टोल, जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग था. मिजोप्रोस्टोल इंड्यूस अल्सर में देते हैं जब एनसिड ने कराई हो, और दूसरी बात कहाँ पे दे सकते हैं, हाँ जी, इंड्यूस लेबर. अगर 9 मंथ के बाद भी यूट्राइन कंट्रैक्शन वीक है और बच्चे की प्रेजेंटेशन सेफेलिक है, उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो हेड है, तो फिर हम यूट्रस की कंट्रैक्शन को इंड्यूस करने के लिए भी मिसोप्रोस्टोल दे सकते हैं. लेकिन ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकते क्योंकि एबॉर्शन करा सकता है. अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक फीमेल आ जाए और उसको एनसिड इंड्यूस अल्सर हो तो हम कौन सा ड्रग देंगे, PPI. अगर PPI एग्जाम में मेंशन नहीं है, जो हर जगह पे मेंशन जरूर होता है, तो फिर हम फेमोटिडीन या H2 ब्लॉकर भी दे सकते हैं. ठीक है जी. फिर इसके बाद हमने ड्रग पढ़ा कुछ ऐसे ड्रग जो HCO3 की सिक्रीशन बढ़ाए, एनवायरनमेंट को अल्कलाइन बनाए और HCl की एसिडिटी को क्या करे, कम. तो वो थे जनाब बिस्मथ एंड सुक्राल्फेट. ठीक है. और कुछ ड्रग बने हुए HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं, वो एंटासिड्स है. तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट डायरिया है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रोमिनेंट साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन है. क्लियर है. तो ये जनाब हमने डिस्कस किए. दीज ऑल आर दोज एजेंट which is used for decreased HCl production, and they are very very effective in the treatment of gastric problems like gastritis, gastric ulcers, gastroesophageal reflux diseases. ठीक है जी. तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि वोमिटिंग की ड्रग्स क्या है, डायरिया की ड्रग्स क्या है और कॉन्स्टिपेशन की ड्रग्स क्या है. ठीक है जी. ओके.